हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम आईबीपीएस पीओ मेंस का रिव्यू करने वाले हैं कि जो मैंने मेंस दिया है उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कितने मैंने अटेम्प्ट किए, क्या चीज़ें कैसी रही और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, इसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो अगर आपने भी पीओ मेंस दिया है या फिर फ्यूचर में आप दोगे, अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको कुछ ऐसे टिप्स मिलेंगे जो आपको फ्यूचर में नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है, जिसके कारण आपका रिज़ल्ट भी जा सकता है। सो इस वीडियो में इस सभी के बारे में बात करने वाले हैं। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ श्रीकांत एंड यू आर वाचिंग आरजी द बैंकर। तो दोस्तों आज 13th ऑफ नवंबर और मेरा आईबीपीएस पीओ मेंस का सेकंड शिफ्ट था और मेरा आज 2 एग्ज़ाम था वैसे, एनआईसीएल असिस्टेंट का जो कि सुबह था 7:30 बजे और आईबीपीएस पीओ मेंस का दोपहर को था 1 बजे का रिपोर्टिंग था। और मेरा लक इतना अच्छा है कि मेरा दोनों ही एग्ज़ाम एक ही जगह मतलब एक ही सेंटर पे आ गया। सुबह 7:30 का जो शिफ्ट था वो मैंने कंप्लीट करके फिर आईपीएस पीओ मेंस के लिए मैं वहीं पे रुका था नाश्ता वगैरह करके। फिर बीच में जो गैप था वहाँ पे नाश्ता वगैरह किया और रिवीजन का तो जीए का कुछ रिवीजन बाकी था, वो मैंने रिवीजन वहाँ पे कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम एग्ज़ाम के लिए अंदर चले गए। तो मेरा एग्ज़ाम था छत्रपति संभाजी नगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। तो मैंने महाराष्ट्र से एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया था। तो मेरा एग्ज़ाम था छत्रपति संभाजी नगर आयोन डिजिटल के चिकलठाना का। सो लगभग मैंने 12:45 का एंट्री कर लिया था। उसके बाद आयोन डिजिटल में इतना ज़्यादा इनका मैनेजमेंट ख़राब हो गया इस टाइम पे, आईबीपीएस पीओ के मेंस के टाइम पे उनका कुछ या जम ही नहीं रहा था। उन्होंने पूरे सिस्टम का नंबर्स चेंज करने में बहुत ही वक्त लगा गया। हमारा रजिस्ट्रेशन बहुत लेट हुआ, हमारा एग्ज़ाम भी लेट स्टार्ट हुआ और हमारा एग्ज़ाम जो अ, तकरीबन 6:30 बजे छूटना चाहिए था, तो उन्होंने 7:30 बजे हमें बाहर छोड़ा। तो बहुत ही सब लेट होता गया। तो एग्ज़ाम जैसे स्टार्ट हुआ, सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन खुला था, उसके बाद जीए था, उसके बाद इंग्लिश और उसके बाद कॉन्ट था और लास्ट में डिस्क्रिप्टिव था आपका। सो इस तरीके से हमारा सेक्शन था। हमने एक-एक सेक्शन का देखा, उसे प्रॉपर एनालाइज़ किया। कुछ क्वेश्चन आ रहे थे, कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। सो सेक्शन वाइज़ बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारा रीजनिंग का सेक्शन खुला था वो डुएबल था क्वेश्चंस, लेकिन कुछ टाइम मैनेजमेंट की वजह से हालांकि एक घंटा हमारे पास होता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट की वजह से हमारा कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि हम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। 2 मार्क्स का जो एक क्वेश्चन था इनपुट आउटपुट का, उसमें मैंने पूरा अपना लॉजिक लगा लिया था। लॉजिक का बहुत ही ज़्यादा सिंपल तो नहीं था, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए आने वाला जो इनपुट आउटपुट है उसका लॉजिक काफ़ी खतरनाक होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। सो उसका लॉजिक कुछ इस तरीके से था कि आपको ऑड नंबर, इवन नंबर या फिर ऐसा कुछ अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, एक वर्ड दिया है, उसका कुछ कंसोनेंट +3 वोवेल -1 ऐसा करके था। तो मैंने उसे ऑलरेडी क्रैक कर लिया था। मैं उसे बना ही रहा था और लास्ट के 10 मिनट बाकी रह गए थे। सो बनाते-बनाते मुझे किस तरीके से टाइम चला गया वो पता ही नहीं चला और लास्ट में ऐसा कुछ हुआ कि एग्ज़ाम का कुछ 2 मिनट बाकी था और मेरा वो जो इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन था, मैंने उसमें कुछ शायद गलती कर दी, क्योंकि मेरे क्वेश्चन बैठ ही नहीं रहा था। लॉजिक एकदम प्रॉपर बैठ रहा था, लेकिन कुछ ऐसा वर्ड्स जो है वो लेते वक्त मेरे से गलती हो गया था। एक साइड से वर्ड्स लेना था, फिर नंबर, फिर वर्ड, इस तरीके से था, लेकिन कन्फ्यूजन हो गया। इसकी वजह से मेरा वो 5 मार्क हाथ से छूट गया। तो रीज़निंग में देखा जाए तो मैंने टोटल 20 अटेम्प्ट्स है, उसमें से कुछ 5 ऐसे क्वेश्चंस हो गए जिसमें मैंने 2-2 मार्क्स से अटेम्प्ट किए और जो कि 15 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, वो सारे 1-1 मार्क्स के, वो भी डुएबल थे। लेकिन टाइम मैनेजमेंट की वजह से या फिर क्वेश्चन सिलेक्शन की वजह से थोड़ा-सा अटेम्प्ट्स कम हो गए। तो नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं हम जीए की तरफ। जीए में मैंने 22 अटेम्प्ट्स किए थे, उसमें से 12 करेक्ट है, एकदम प्रॉपर मैंने चेक किया है घर आने के बाद, उसमें 12 करेक्ट है। और जो मैंने 10 एक्स्ट्रा अपने कैलकुलेशन के हिसाब से या फिर आप एक्सपीरियंस के हिसाब से कि ये क्वेश्चन हो सकता है 50-50 करके, तो मैंने उसपे ऐसे 10 आंसर जो है वो टिक कर दिए थे। उसमें से आई गेस 5 तो करेक्ट होने ही वाले हैं, क्योंकि मैंने घर पे आके फिर से चेक किया कि उसमें से 5 जो है करेक्ट है और 5 मेरे माइनस में चले गए। जो 5 के जो अगर मैं हिसाब से लगाऊँ तो 5 25 इंसा 125, यानी कि 1.25 मार्क्स मेरे वैसे ही कटने वाले जो आंसर राइट हुए हैं उसमें से। तो नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं हम, इंग्लिश सेक्शन में आ जाते हैं। इंग्लिश भी ऐसा डुएबल नहीं था, इंग्लिश मॉडरेट लेवल का था और जैसे कि जीए का था, जीए का लेवल था, वैसे ही इंग्लिश का लेवल था। जीए थोड़ा सा या इस बार टफ आया था, कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछे थे
उसका कोई आइडिया नहीं लग रहा था, जो भी हमने पढ़ा था उसके बाहर ही कुछ आया था। सो जीए में जितने अटेम्प्ट हो सकते थे मैंने किए। उसके बाद में इंग्लिश सेक्शन पे हम ट्रांसफॉर्म हो गए। इंग्लिश सेक्शन में देखा जाए तो 2 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन थे, उसमें नया पैटर्न आया था कॉलम बेस, उसमें वो डुएबल थे तो मैंने वो 2 कर लिए। उसके बाद एक सेक्शन में जो बाकी के क्वेश्चंस बाकी थे उसमें से एक-एक करके मैंने टोटल इंग्लिश में देखा जाए तो 25 अटेम्प्ट्स किए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉन्ट सेक्शन की तरफ। भाई साहब कॉन्ट इतना ज़बरदस्त आया था, इतना ज़बरदस्त, यानी कि जिसने 6 से 7 अटेम्प्ट भी किए होंगे 2-2 मार्क्स वाले या फिर 1-1 मार्क्स वाले, उसके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ने वाले, क्योंकि कॉन्ट ऐसा एक डिफ़िकल्ट लेवल का आया था कि हर एक को नहीं जमने वाला था। उसमें से सिर्फ एक ही डीआई सबको आने वाला था, वो था प्रॉफिट एंड लॉस का, क्योंकि वो आई गेस आईबीपीएस पीओ प्री का ऐसा डीआई था, उस लेवल का डीआई था जो कि सबको आने वाला था। उसको छोड़ के अगर किसी ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे तो उसके डेफिनेटली मार्क्स जो है वो नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने वाले हैं, क्योंकि सब ये जगह यहाँ पे देखा जाए तो एक्स वाई जेड पूरा अल्फ़ाबेट, यानी कि ऐसा पूरा वेरिएबल दिया गया था, तो किस तरीके से सॉल्व करना है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आपने नंबर सीरीज़ भी देखा होगा, नंबर सीरीज़ में भी एक के बाद एक, यानी कि आपको यहाँ पे 2 डिजिट दिए, उसके बाद 3-4 वेरिएबल्स दिए, आपको आइडिया लगाना होगा कि किस तरीके से उसे सॉल्व करना है, क्या लॉजिक हो सकता है। अगर उस क्वेश्चन में अगर अटक जाते हैं ना तो आपकी कसम से 5 से 7 मिनट ऐसे निकल जाते हैं। सो मैंने उसको स्किप कर दिया, मैंने उसको ज़्यादा टाइम नहीं दिया। कॉन्ट एकदम डिफ़िकल्ट लेवल का आया था और उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन में एक केस स्टडी था आई गेस कैप एंड हैट का, तो वो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया पूरा। लास्ट के 5 मिनट्स में मेरा वो क्वेश्चन बैठ गया था। और लेकिन हुआ क्या कि मेरा जो आंसर टिक करने के लिए जो क्वेश्चन थे उनमें भी कैलकुलेशन था, उनमें भी वेरिएबल्स थे, एम की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू। सो मेरा टोटल क्वेश्चन अटेंड नहीं हो पाया। आई गेस उसमें से 3 में से मैंने 2 क्वेश्चंस मार्क कर दिए, एक क्वेश्चन में भी रह गया होता। तो नेक्स्ट बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की तरफ। डिस्क्रिप्टिव में आपको लेटर मिला था, ऐसे मिला था, ऐसे था आई गेस फार्मर्स के प्रॉब्लम्स के ऊपर। और जो मैंने जिसके ऊपर मैंने लिखा था वो था कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के प्रीमाइसेस में इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होने चाहिए, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एम्प्लॉयज़ की। सो इसके ऊपर आपको ऐसे लिखना था, मैंने उसके ऊपर ही था। लेकिन भाई साहब क्या बताओ, कीबोर्ड इतना ख़राब था, बहुत ही ज़्यादा भंगार कीबोर्ड, ऐसा जी कर रहा था कि उसे उठा के वहीं पटक दूँ, इतना ज़्यादा बकवास कीबोर्ड था। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, आईबीपीएस हमसे अगर 850 रुपीज़ चार्ज करता है फॉर्म्स के, तो उसे कीबोर्ड में इन्वेस्ट करने के या फिर कीबोर्ड अच्छा देने के लिए क्या जाता है? क्योंकि हम बहुत से बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि उन्होंने कीबोर्ड का कभी प्रैक्टिस नहीं किया होता टाइपिंग का, उनको कीज़ दबाने में डिफ़िकल्टी आती है। तो मेरा प्रॉब्लम क्या था, मेरे कीबोर्ड में मेरा बैक स्पेस ही नहीं दब रहा था। मैंने 2-3 बार दबाने के बाद वो बैक स्पेस हो रहा था। तो इतना ज़्यादा ख़राब कीबोर्ड था। ऐसे टाइप करते वक्त मेरे आई गेस 100 वर्ड से मैं पीछे रह गया। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा इतना इफ़ेक्टिवली टाइप हुआ है मुझसे। लेटर मैंने कंप्लीट कर लिया था, ऑलमोस्ट मेरा लेटर कंप्लीट हो चुका है। और आई गेस लेटर मैंने 10 से 10 मिनट में कंप्लीट कर लिया होगा। जिस टॉपिक के ऊपर मैंने लेटर लिखा था वो था कि आपको एक इवेंट मैनेजर को लेटर लिखना है कि आप आपकी इवेंट में आना चाहते हैं तो हमें बल्क में टिकट मिल सकता है या फिर नहीं। सो इसके बारे में आपको एक लेटर लिखना था। तो लेटर का मेरा फॉर्मेट जो है वो ऑलरेडी तय था कि किस तरीके से जाना है। मैंने एड्रेस वगैरह सब एक लर्न करके रखा था। लेकिन मेरे बैक ऑफ माइंड में एक आइडिया था कि ब्रांच मैनेजर के लिए अगर लेटर आता है तो मैं उसे वही लेटर में छाप दूंगा जो मैंने अपने प्रैक्टिस में लिया था। लेकिन वो लेटर ऐसा कुछ टॉपिक का लेटर आया ही नहीं, कुछ अलग से ही टॉपिक का लेटर आया। सो ओवरऑल अटेम्प्ट की बात किया जाए तो मैं अपने हर एक सेक्शन का अटेम्प्ट बताना चाहूँगा। कॉन्ट में मैंने 9 अटेम्प्ट किए थे, रीजन में मैंने 20 अटेम्प्ट किए, जे में मैंने 22 अटेम्प्ट किए, जिसमें से 12 करेक्ट है आपको जैसे बताया था। और जो मैंने अपने कहते हैं कि कैलकुलेटिव रिस्क लिया था तो उसमें से मैंने 10 मार्क किए थे। इंग्लिश में मैंने 25 अटेम्प्ट्स किए थे, उसमें से 5 जो है वो 2 मार्क्स के। तो देखते हैं अभी कितना स्कोर आता है। तो मेरा ओवरऑल जो अटेम्प्ट्स रहा वो 76 है। देखते हैं आगे कि रिज़ल्ट आया कि नहीं। अगर आपने भी पीओ का मेंस दिया था, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका शिफ्ट कौन सा था, आपके कितने अटेम्प्ट्स हुए कौन से सेक्शन में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।